GTV में मुजाहिर बरेलवी खुश आमदेद कहता है। और आज का दिन बड़ा हंगामा खेज है, बल्कि अभी भी जब मैं आपसे के सामने हूँ तो मुझे नहीं इल्म के बलूचिस्तान से क्या ख़बर आ जाए। सबसे बड़ी ख़बर तो ये आई कि गैर मुतवक्का कि फ़ौज में बड़ी तब्दीलियाँ हुई और जनरल परवेज़ हमीद जो बड़े हद तक बहुत ख़बरों में रहते थे, मैं कंट्रोवर्शियल तो नहीं कहूँगा, उन्हें तब्दील कर दिया गया। फिर जनाब नेप के ऑर्डिनेंस जिसका इंतज़ार था वो भी बड़ा कंट्रोवर्शियल मुतनाज़ा अभी तक मैं देख रहा था उस पर। फिर मरियम बीबी ने आज ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो तकरीर की, जो ख़िताब किया, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं बार बार देख रहा था कि चैनलों को बड़ा मुश्किल हो रहा था कि मरियम बीबी के पूरे ख़िताब को किस तरह दिखाया जाए बार बार उसमें, क्योंकि हमारा लीडर भी अपोजिशन है, वो तो चाहेगा कि इंटरप्ट हो, ये तासुर जाए कि उसकी बात नहीं जा रही। और हाँ, बलूचिस्तान जैसे मैंने कहा कि इस वक्त भी सूरत हाल बड़ी हंगामा खेज़ है। अपोजिशन और नाराज़ बाप अरकान के इत्तेहाद की भी खबरें आ रही हैं। जाम अपनी अक्सरियत रख सकेंगे या नहीं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहले बात करेंगे फ़ौज में आधा सतह पर तकर्रियाँ और तबादले। कहा तो यही जा रहा है कि जो फ़ौज में तब्दीलियाँ हैं वो मामूल के मुताबिक हैं, लेकिन जो ISPR के का जो नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक सबसे अहम तो यही है कि जो ISI के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को कोर कमांडर पेशावर बनाकर भेज दिया गया है। और आप जानते हैं कि फ़ौज के में आर्मी सरबराह के बाद सबसे अहम तैनाती जो होती है वो फैज़ हमीद की होती है। बाकी तो खैर ठीक है कि लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर को कोर कमांडर गुजरावाला बनाया गया है, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल तैनात किया गया है। और लेकिन सबसे अहम जो जनरल परवेज़ हमीद जिन पर बराह रास्त कुछ उसी वक्त जब ये नोटिफिकेशन आ रहा होगा मरियम नवाज़ भी उनका नाम लेकर उन पर तनकीद कर रही थी, उनको कोर कमांडर पेशावर तैनात किया गया। और जनरल नदीम अहमद अंजुम को नया DGISI बनाया गया। और फ़ौज में आर्मी सरबराह के बाद अब पाकिस्तान में जो सियासी तारीख़ रही है ISI का चीफ़ का सबसे ओहदा अहम बड़ा मुतहर्रिक होता है। हमारे साथ मतीन हैदर हैं जो बड़ी गहरी नज़र रखते हैं पिंडिया पारा में होने वाली तब्दील पे और ख़ारजा पॉलिसी पर। जी मतीन, जो ISPR ने जो आज उसका एलामिया आया और ग़ालिबन उसका वक्त वो था कम बेश जब मरियम नवाज़ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने इदारों पर, दोनों इदारों पर यानी जुडिशरी पर भी और फ़ौज पर भी बड़ी गरज चमक रही थी। तो ये जो तब्दीलियाँ आई हैं इसमें सबसे अहम तब्दीली तो ISI की चीफ़ की ही कही जाएगी ना मतीन? जी शुक्रिया बरेलवी साहब, ये बिल्कुल हम सही कह सकते हैं कि रूटीन के तकर्रियाँ और तबादले पाकिस्तान आर्मी की, लेकिन इन तमाम तकर्रियों और तबादलों में सबसे अहम जो ISI की कमांड की तब्दीली है। गुज़िश्ता रोज़ से ही इसकी इतलात गर्दिश कर रही थी कि ISI के जो सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इनका पेशावर तबादला किया गया और उन्हें कोर कमांडर पेशावर तैनात कर दिया गया। बिल्कुल अब ISPR ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का तबादला बतौर कोर कमांडर पेशावर कर दिया गया है और इनकी जगह कराची के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं उनको नया DGISI तैनात किया गया है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट है लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद सईद, उन्हें कराची का नया कोर कमांडर तैनात किया गया है। इसी तरह जो गुजरावाला के कोर कमांडर थे उनका तबादला GHQ कर दिया गया है और GHQ में लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को क्वार्टर मास्टर जनरल जो है वो तैनात किया गया है। तो ये तमाम तर जो हैं तबादले तकर्रियाँ पाक फौज में रूटीन का मामला है। लेकिन आज बरेलवी साहब सबसे अहम जो डेवलपमेंट थी वो इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। आज ये मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में नए DGISI की हतमी तैनाती का फैसला किया गया मुशावरत के बाद। चूँकि DGISI जो हमारे क़वाइद व ज़वाबित हैं
उसके तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बराह रास्त वो जवाबदेह होते हैं। इसीलिए वो बहुत सारी मीटिंग्स में सिविल ड्रेस में वो मीटिंग्स में शिरकत करते हैं। तो DGISI जो है, जो हुकूमत पाकिस्तान के क़वाइद व ज़वाबित हैं उसके मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जवाब दें। इंतहाई अहम पोजीशन है और यकीनी तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जो नए DGISI हैं वो पाक फ़ौज में मुख्तलिफ जो प्रोफेशनल असाइनमेंट्स हैं उनका वसी तजर्बा रखते हैं। तो तवक्को यही की जाती है कि एक ऐसे वक्त में ISI की जो कमांड तब्दील हुई है, जब ख़ित्ते में और अफ़गानिस्तान में सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, पाकिस्तान को इस वक्त जो है अहम तरीन सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। उन तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए यकीनी तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल जो नदीम अंजम है वो वसी व अरीज़ तजर्बा रखते हैं। शुक्रिया मतीन हैदर। जैसा कि मतीन हैदर बता रहे थे, और वाकई क्योंकि ISI का ओहदा अब से नहीं बल्कि जनरल ज़िया-उल-हक़ के ज़माने से, जब ख़ास तौर पर अफ़गान के वॉर के ज़माने से जब अख्तर रहमान ISI के सरबराह हुए, बड़ी अहमियत का हामिल है। और बाद में भी जो ISI के सरबराह रहे उनको ये कहा गया कि उन्होंने इदारे को पॉलिटिकल मकासद के लिए कहीं शायद सही उनके मुताबिक हो या लेकिन गलत इस्तेमाल किया। फिर जनरल परवेज़ हमीद का भी नाम इधर बड़ा आ रहा था। ख़ास तौर पर आपने देखा कि वो काबुल पहुँचे और पूरी इंटरनेशनल न्यूज़ बनी। और अफ़गानिस्तान के हवाले से ISI के चीफ़ का रोल हमेशा अहम रहता है, क्योंकि हसास एजेंसी के ज़रिए उनको बहुत सारी फोर्सेस से मिलना पड़ता है। जहाँ आज ये नई तकरीरें हुई, वहाँ इस वक्त हुकूमत के लिए एक दूसरा बड़ा इम्तहान है, और वो है NAP के चीफ़ का सरबराह। एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपने कल तो ख़बर आ गई थी कि जस्टिस जावेद इकबाल, जिनकी मुद्दत 8 अक्टूबर को ख़त्म हो रही थी, अब उनको एक्सटेंशन दे दी गई है। इस एक्सटेंशन पे भी काफ़ी जो है तनाज़ा है कि क्या यह हक़ है हुकूमत को कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए उन्हें आगे रखे, यानी उनकी मुद्दत में इजाफ़ा करे। लेकिन आज एक मुसव्वदे के साथ हमारे वफाकी वज़ीर क़ानून बैरिस्टर फ़रूक नसीम और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कुछ बुनियादी तब्दीलियों का बहरहाल ऐलान किया। लेकिन सबसे बड़ी अहम और बुनियादी तब्दीली तो यही है ना कि आम तौर पर NAP का जो है वो सरबराह जो है वो चुना जाता था लीडर ऑफ द अपोजिशन, लीडर और लीडर ऑफ द हाउस। पहले जैसे खुर्शीद शाह और खाकान अब्बासी ने हमारे जैसे जावेद इकबाल की तकरीर की थी। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर इस बात पर बदिन हैं कि वो किसी सूरत शहबाज शरीफ से मशवरा इसलिए नहीं करेंगे कि वो उन्हें चोर और डाकू समझते हैं, और ये कहा गया कि अब जो है सदर मुमलिकत जो हैं वो तयन करेंगे। बैरिस्टर फ़रूक नसीम ने आज इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से क्या वजाहतें पेश की, सुनिए। चेयरमैन NAP की जो तैनाती है वो करेंगे सदर पाकिस्तान, आफ्टर कंसल्टेशन विद बोथ लीडर्स ऑफ द हाउस एंड ऑपोजिशन। यानी जो कंसल्टेशन करनी है सदर पाकिस्तान ने करनी है दोनों हजरात से। तो ये कंसल्टेशन जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब से या जो भी लीडर ऑफ द हाउस होंगे, अपोजिशन होंगे, उनसे इस तरह नहीं हो रही, बल्कि प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्टेशन फैसिलिटेट वो करेंगे दोनों से। जी हाँ, तो आपने देखा कि हमारे बैरिस्टर ये कह रहे थे फ़रूक नसीम कानून के अब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की जगह गुफ्तगू करेंगे लीडर अपोजिशन से। ये किस हद तक जायज़ होगा? हमारे साथ मोहतरम हामिद खान साहब मौजूद हैं, बड़े सीनियर कानूनदां, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रहे एक से कई बार। खान साहब, ये जो आज NAP का इशू बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया, पास में यही होता रहा, और ख़ासतौर पर जो जस्टिस इकबाल थे उन्होंने दोनों पार्टियों ने, पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने नामजद किया था। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर ज़िद की हद तक इस बात पर स्टैंड उन्होंने लिया कि वो किसी सूरत लीडर या अपोजिशन, जिन्हें वो एक सॉरी टू से जो भी अल्फाज इस्तेमाल करें वो मैं नहीं करूँगा, वो समझते हैं चोर या डाकू जो कुछ, और इसीलिए वो बज़िद रहे। और फिर NAP में एक मसला ये भी है कि उसकी अगर चेयरमैन नहीं है तो फिर NAP का इदारा भी फंक्शनल नहीं रह सकता। तो खान साहब, अब जो इतनी स्टैंड दिया गया और बहुत सारी तब्दीलियाँ इसमें आई हैं प्रेसिडेंट अब करेगा, आप किस तरह देखते हैं इसको मोहतरम हामिद खान साहब?
देखिए, मैं समझता हूँ कि सूरत की इस ऑर्डिनेंस में, यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस जो है, जिसके तहत नया बनाया गया है, उसके अंदर थ्रू ऑर्डिनेंस कोई तब्दीली नहीं लानी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है अकाउंटेबिलिटी का। उसमें अगर हुकूमत अपने तरीके से उसमें तब्दीली लाती है, और जबकि अपोजिशन का एलिगेशन ये होगा कि वो उनको इस्तेमाल करेंगे, तो वो सूरत हाल ठीक नहीं है। इन एनी केस, ये जो नैब का लॉ है, उसकी रूह के मुताबिक एक्सटेंशन का तस्वर नहीं है। इसके बारे में वाजिब तौर पर कहा गया था शुरू में भी, पहले 3 साल की टर्म थी, बढ़ा के 4 साल की कर दी। इसको एक्सटेंड करना बिल्कुल इस कानून की रूह के खिलाफ होगा। इसका मतलब तो ये होगा कि आइंदा चेयरमैन जो है हुकूमत वक्त की तरफ देखेगा कि ऑर्डिनेंस लगा के ये मेरी मुझे एक्सटेंड कर देंगे, और फिर उसके बाद उसकी क्रेडिबिलिटी जो है सिमर हो जाएगी। और अगर इसी मौसम को एक्सटेंड किया गया, इनके बारे में पहले कोई अच्छे तासुरात नहीं है, मजीद मामला खराब होंगे, और अकाउंटेबिलिटी जो है इनसे मजीद कराने जो है वो किसी तौर पर भी मफाद में। तो आपके ख्याल में ये अगर ऑर्डिनेंस वो ले आए, 4 माह बाद उसको 12 लैप्स होना है, तो वक्ती तौर पर तो शायद उनके लिए टल गया हो, या पता नहीं, क्योंकि अपोजिशन ने तो इसको मानने से इनकार कर दिया। तो आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर जो नैब के लॉज हैं, उसमें तो मुशावरत बहरहाल ज़रूरी है, और अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं करे तो ये कैसे ज़रूरी है कि सदर मशावरत करें और अपोजिशन उसको मान भी जाए। वो तो नामजद करदा PTI यानी खान साहब के सदर हैं ना, तो इस सूरत में क्या होगा? खान साहब, मशावरत तो करनी पड़ेगी ना कि कुछ ये कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगी, बल्कि बहुत बढ़ जाएगी। दूसरी बात ये है कि इसका मकसद ही ये था कि भाई कंसेंसस अपॉइंट हो, ताकि ये ना लगे कि ये हुकूमत के हक में होगा या अपोजिशन के हक में होगा। ये चीज को बताने के लिए ये इच्छा रखी गई थी कि इसमें दोनों की कंसल्टेशन होनी चाहिए। तो ये उसके सारे जो रूह है इस कानून की। तो देखिए, इसके बारे में 2001 में बड़ी लंबी चौड़ी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, तो वो भी देखनी पड़ेगी। उस जजमेंट के खिलाफ होगी, इसको इस तरह से एक्सटेंड करना जो है वो भी खिलाफ होगा। 2 जजमेंट बाद में भी आ चुकी हैं, जिसमें नैब के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट को उन्होंने कलम कर दिया था। तो ये एक नया पंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। तो हमारे हामिद खान साहब कह रहे थे कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल रहे हैं। वैसे एक तरफ तो पेंडोरा पेपर्स ने थलथली मचाई हुई है, और नाम पे नाम चले आ रहे हैं उनमें तमाम ही बिजनेसमैन, सियासतदान, मीडिया मालिकान के, लेकिन ये जो नैब का इशू एक बड़ा जितना मुतनाज़ा था, मज़ीद उलझ गया है, संगीन हो गया है, क्योंकि ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाने के बावजूद भी हुकूमत अपने शायद मकासद तय ना करे। और मैं जैसे मैंने आपसे इब्तिदा में कहा था कि बड़ा हंगामा खेज़ दिन कि आज मरियम नवाज़ बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने आईं, तो बराह रास्त फ़ौज समेत, अदलिया समेत और उनके सरबराहों के बाकायदा नाम लेकर उन पर शदीद हमले किए। उनके एक तरफ मैं देख रहा था परवेज़ रशीद साहब खड़े थे, दूसरी तरफ मरियम और ज़ेब। देखिए, मरियम नवाज़ ने जो मैंने कहा कि कभी टीवी में आवाज़ धीमी, कभी कुछ गायब, कभी ऊंची हो जाती थी, लेकिन एक मैच्योर्ड पॉलिटिशियन की हैसियत से वो इस्टेब्लिश में हमले कर रही थी। खान साहब पे आज उन्होंने इस तरह हमले नहीं किए। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद कहता है। और यकीनन फ़ौज में आने वाली तब्दीलियाँ, ख़ासतौर पर DGI का इसलिए अहम है और था कि उसी वक्त मेरा ये ख्याल है कमोबेश, बल्कि शायद हमारे नुमाइंदे कह रहे थे कि रात को फ़ैसला हो गया था, और ये भी क्योंकि अब मरियम एक वेल इन्फॉर्म, जहाँ दीदा मैच्योर्ड पॉलिटिशियंस हो गई हैं, इसलिए बार बार वो साबिक DGI ऐसे नाम लेकर हमला आवर हो रही थी। और फिर उन्होंने बहुत खुलकर पहली बार जस्टिस आसिफ सईद खोसा
और जस्टिस साकिब निसार का भी नाम लिया। मैंने कहा ना कि आज एक तरफ उनके परवेज़ रशीद खड़े थे, दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब। अब ये मत कहिएगा कि शहबाज शरीफ क्यों नहीं थे या और खुराना साहब ये कौन नहीं थे, लेकिन बहरहाल आज उनका ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने ब्रीफिंग थी या खिताब था, बड़ा सिग्निफिकेंट हार्ड हिटिंग वर्ड था। और चैनलों को भी मैंने कहा ना उसका साथ देना मुश्किल लग रहा था जब मैं देख रहा था वो जब लाइव बात कर रही थी। अडयाला जेल में मैं और मेरे वालिद हम रहे। पैनामा मशहूर ज़माना जो पैनामा केस था, जिसकी अपील की सुनवाई इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही है, तो उस सज़ा के बाद कुछ ऐसे शॉकिंग हकाइक मेरे सामने आए। एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसी हाई कोर्ट के जज जिसके बाहर मैं अभी खड़ी हूँ, शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब ने ये स्टेटमेंट दिया ऑन रिकॉर्ड, उनकी वीडियो है। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दस्तखत के साथ उन्होंने अपना बयान हल्फी जमा कराया। उस वक्त के डीजीसी उनके पास तशरीफ लाए और उनको कहा कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ को आपने इलेक्शन से पहले बेल नहीं देनी, और अगर आपने उनको बेल दी तो मेरी 2 साल की मेहनत खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, ज़ाया हो जाएगी। आपने देखा ना कि मरियम बीबी ने किस तरीके से इदारों को के बारे में गुफ्तगू की, उनके सरबराहों के बारे में गुफ्तगू की। और अपोजिशन में बैठकर बड़ा आसान होता है ये बातें करना, फिर माजी याद आता है ना। खैर मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे शेख साहब ने, शेख रशीद साहब ने, वज़ीर दाखिला ने बहरहाल इसका जवाब दिया। मैंने कहा था नून से शीन निकलेगी, तो आप मेरा मजाक उड़ाते थे। देखे ना वो कोर्ट में गई है, क्या बयानियां लेके जा रहे हैं। इस मुल्क की सलामती का सवाल है और पाक फौज और उसके अदारे इस मुल्क की सलामती के ज़ामन है। हमारे साथ हैं मुमताज़ माहिर कानून और पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन आबिद साकी साहब। आबिद साकी साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने यकीनन आपने शायद मरियम नवाज का ब्रीफिंग देखी होगी, उनका खिताब देखा होगा, और उन्होंने बराह रास्त जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस साकिब निसार का नाम दिया। यानी उनको जो जिस तरह टारगेट किया एक इंडिविजुअल्स को बेंचों को नहीं, बारों को नहीं, सॉरी बेंचों को नहीं, बल्कि स्पेसिफिकली जैसे आसिफ सईद खोसा, क्योंकि आसिफ सईद खोसा और साकिब निसारी थे जिनकी बेंचों ने फैसला दिया था उनके वालिद मियाँ नवाज शरीफ के बारे में, उन्हें नाअहल करार दिया, उन्हें सदारत से हटाया, वो जेल गए। तो इसलिए एक बेटी की हैसियत से उनका इश्तिहार सामने आया। खैर मैं वो तो नहीं जिक्र करूँगा आपसे कि वो जो दीगर इदारे यानी फ़ौज पर हमलावर हुई थी, लेकिन जुडिशरी के जजों का इस तरह नाम लेना जब वो रिटायर्ड हो गए हैं, किस हद तक मुनासिब समझते हैं एज ए सीनियर लॉयर साकी साहब? मेरे ख्याल में देखिए, जब आप पॉलिटिकल अदालतें जब पॉलिटिकल डिसीजंस करेंगी और कुछ लोग ये महसूस करें कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और उनके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो मेरा ख्याल है एक नेचुरल रद्द अमल है, फिर इंसान उसको रिएक्ट करे। तो इसमें पहले भी देखें हम उनकी तारीख में अदलिया अपना जो किरदार अदा करती रही है उसके बारे में पूरी तारीख गवाह है कि इनका क्या किरदार रहा। ये तो ज़ाहिर दुनिया बात कर रही है। भुट्टो के अदालती कत्ल के बारे में अगर बात करते हुए ये कहा जाए कि जी साबिक जजेस के खिलाफ बात नहीं की जा सकती, तो मेरा ख्याल है ये तो तारीख के साथ मजाक है। तारीख तो अपना इजहार करती है और अपने इजहार का रास्ता भी। मोहतरम आबिद साकी साहब, आप बहुत सीजन लॉयर हैं और आपसे तो खैर वैसे मैं आर्गू किस तरह करूं, लेकिन अगर आप कहते हैं कि माजी के जजों के बारे में, तो फिर मौदे की पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में भी तो जिक्र होगा ना। आपको यकीनन याद होगा कि जब जस्टिस सज्जाद अली शाह जो सिंध के से ताल्लुक़ रखने वाले चीफ जस्टिस थे, तो सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा लाहौर से बसें भर के आई नून लीग के कारकुनों की, बाकायदा पंजाब हाउस में उनको नाश्ता कराया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ
और हमला हुआ कि जान बचानी मुश्किल हो गई। जैसे शाह को वो बल्कि उस वक्त के जैसे जहांगीर करामत को बुलाते रहे और उन्हें बाकायदा अख्तर रसूल और तारिक अजीज जो बड़े बड़े लीडर थे उन लोगों को सज़ा दी गई थी। तो कम अज़ कम अब अगर इन जजों को कह रहे हैं तो आपने जब उस वक्त रफ़ीक ताड़ा ब्रीफ केस लिए घूमते थे गए, आपको भी ये भी याद होगा। तो इस पर कभी चले भूल जाएं, लेकिन माजरत तो करनी पड़ेगी ना इन पॉलिटिशियंस को कि इन्होंने अपने दौर में कोर्टों की किस तरह तज़ीक की, तजलील की, हमलावर हुए। मोहतरम आबिद साकी साहब, नहीं दुरुस्त है। मैं तो एक गैर शख्स के तौर पर, एक शहरी के तौर पर बात कर रहा हूँ। मैं रफीक ताड़ साहब के किरदार को भी मैं काबिल मरम्मत समझता हूँ और उस वक्त जो नवाज शरीफ ने अदलिया के साथ किया, मैं तो उसको भी जस्टिफाई नहीं समझता और मैं ऐसी बात को सपोर्ट नहीं कर रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ हमारे यहाँ तर्ज हुक्मरानी जो है वो कभी मुकम्मल तौर पे जमहूरी अख्तियार पर उस्तवार नहीं हुआ। हमारे यहाँ जमहूरी कल्चर डेवलप नहीं हुआ। पॉलिटिकल पार्टीज को मैच्योरिटी अटेन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो उन पैचेज में, एक ट्रांजिशनल डेमोक्रेसीज में जो उनकी ब्लंडर्स थे उनकी सजा तो वो भुगत रहे हैं और मैं समझता हूँ आज वो जिन चीजों का सामना कर रहे हैं वो उनकी सियासी मामलात पर जो ग्रेस है वो मुस्तहकम नहीं हो सकी तो मामला क्या तक। जी शुक्रिया आबिद साकी साहब। मैं तो इससे मैंने कहा कि अब लोग हाल में जो हमारे सियासतदान बैठे होते हैं उन्हें मादी की तारीख हमारे जो जर्नलिस्ट होते हैं वो याद नहीं दिलाते। और मैंने इब्तिदा में भी कहा था कि बलूचिस्तान में जो अल्टीमेटम था वो नाराज़ बाप के अरकान ने दिया था वो अब ख़त्म हो रहा है। उनकी एक्टिविटीज़ के बारे में बताया जा रहा है कि जी वो असम्बली में जमा हो रहे हैं। अपोजिशन ने भी कहा है कि हम उनके साथ होंगे। हमारे साथ हमारी ब्यूरो चीफ बुशरा कमर मौजूद हैं। जी बुशरा, आज मैंने कहा ना कि सारा दिन आप फॉलो करती रहीं, अल्टीमेटम का टाइम ख़त्म हो गया। मैं अभी कुछ तर्जुमान बलूचिस्तान के जो थे जाम कमाल के लियाकत शाहवानी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा हम नाराज़ यानी अरकान को कामयाब हो जाएगी। लेकिन मैं तो देखा अब तो उन्होंने रेजिग्नेशन भी सामने आ गया। मैं फिर कोशिश करूँगा कि लियाकत शाहवानी से रब्ता करूँ। अब सूरत हाल क्या है, जो मेजर डेवलपमेंट, क्या बाप के नाराज़ अरकान लीडर अपोजिशन के साथ जिनके 16 और ये मिले एक साथ तहरीक एतमाद लाएंगे बुशरा? जी बिल्कुल, देखें अभी ये सूरत हाल मुजाहिद साहब काफी चेंज हो चुकी है। जिस तरह से 24 घंटे का अल्टीमेटम नाराज अरकान ने दिया था उसका वक्त खत्म होने के बाद तमाम अरकान जो है बलूचिस्तान असेंबली आए और आकर उनकी जानिब से जो है एक इजलास बुलाया गया था जिसमें उन्होंने अहम फैसले करने थे। लेकिन उसी वक्त जो है हुकूमत के फेवर में जो अरकान असेंबली थे वो पहुंच गए असेंबली और नाराज अरकान उनको देखकर अपनी नशिस्तें छोड़ते हुए अपने अपने घरों की जाने चले गए। लेकिन घरों को जाने से पहले जो है तमाम नाराज अरकान अपने अपने इस्तीफे लिखकर जो सूबाई वजीर खजाना है ज़हूर बुलेदी उनके पास रखवा दिए हैं कि वक्त पड़ने पर वो इस्तीफे जो हैं वो जमा करवा दिए जाएंगे। साथ ही साथ अब से कुछ देर कबल जो है मीडिया से बात करने के लिए असद बलोच आए थे जिनका ताल्लुक जो है BNP अवामी से है और वो भी नाराज अरकान में जो है वो शामिल हैं और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यही बताया कि हमारे इस्तीफे हमारी जेबों में मौजूद हैं और जो है सिर्फ इंतजार कर रहे हैं स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली का जो इस वक्त इस्लामाबाद में और कोयटा नहीं आए। हम उनसे मुशावरत करके अपने इस्तीफे जमा करवा देंगे। लेकिन साथ उन्होंने 2 दिन का जो है वो वक्त भी और दे दिया है कि 2 दिन के अंदर अंदर जो तहरीक अदम बुशरा यानी इस वक्त सूरत हाल ये है ना कि अगर जो बलूचिस्तान की असेंबली गालिबन 65 या 67 अरकान पे है और ये लोग दावा कर रहे हैं कि इनके साथ 17 हैं। मैं उनके तर्जुमान से बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले, मैं कोशिश कर रहा हूँ उनसे रब्ता करूँ कि वो कह रहे थे कि नहीं कोई 15 से लेकर 5-6 हमारे साथ 10-11 ये अरकान हुए, 16-17 अपोजिशन के हुए, ये भी 26 और 27 हुए। यानी अगर तहरीक अदम एतमाद फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा। जाम कमाल साहब तो बहरहाल एक बाप के लिए एक बड़ी हिमायत लेके आए थे। JUI का होगा, मैंगल का होगा, तहरीक इंसाफ का होगा, नाराज का, ये भी बड़ा अहम होगा क्योंकि तहरीक एतमाद के साथ ही फ़ौरन ये होगा कि आपका CM कौन होगा, किस जमात का होगा। तो मुझे ये बताएं कि क्या इनकी यानी बाप के नाराज़ अरकान और लीडर ऑफ द अपोजिशन की इतनी तादाद है कि वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाएँ और वो कामयाब भी हो जाए?
बिल्कुल, अभी असद बलोच ने जिस तरह से मीडिया से बात की और उन्होंने दावा किया कि उनके पास 38 से 40 अराकीन की हिमायत जो है वो आ चुकी है और वो पूरे जो है एक एतमाद के साथ जो तरीके अदम एतमाद वजीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ लेकर आएंगे। साथ ही साथ नए वजीर आला के हवाले से जब उनसे सवाल किया तो उनका ये कहना था कि जब हमने यहाँ तक तमाम मामला जो है मुशावरत से तय किए हैं और चलते आए हैं तो हम वजीर आला के हवाले से भी जो है मुशावरत करेंगे और सोच समझ कर अब किसी ऐसे शख्स को अपना वजीर आला जो है चुनेंगे जिसके आने के बाद बलूचिस्तान में तब्दीलियां आए, जिसके आने के बाद जो है रोज के जो ये एहतजाज हो रहे हैं, मसले मसाइल सामने आ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये तमाम मसले ना हो। साथ ही उनका ये भी कहना था कि इस तहरीक अदम एतमाद के आने के बाद जो भी नया वजीर आला आएगा उसको ये सबक हासिल होगा कि अगर मैं सही तरह से जो है अपनी हुकूमत को नहीं चला सका और इस तरह के मसले मसाइल हुए तो फिर मेरे खिलाफ जो है वो लोग इसी तरह से खड़े हो जाएंगे और तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे। तो असद बलोच ने जो दावा किया मैं देखिए राब्ता कर रहा हूँ, अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि लियाकत शाहवानी साहब अभी तक पुरुमीद हैं कि वो नाराज़ अरकान को ले आएंगे, रिज़ाइन दे चुके हैं। तो बुशा हमारे साथ रहिएगा, ज़रा मैं लियाकत शाहवानी से भी राब्ता करूँ, लेकिन एक मैं चलते आपसे ये ज़रूर पूछ लूँ, आप क्या समझती हैं कि जाल की जगह अपोजिशन के लिए आसान तो नहीं होगा कि कोई मुतफ़िक़ा जो है वो ला सकें जो मुस्तक़बिल का चीफ मिनिस्टर हो? बिल्कुल, अपोजिशन को इस चीज पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जो भी वजीर आला आएगा हाल से अच्छा ही होगा, अच्छा ही सोचेगा, क्योंकि उनका कहना है कि जाम कमाल खान ने अपने आप को सिर्फ वजीर आला ही नहीं बनाया हुआ बल्कि इस पूरे सूबे का बादशाह बना कर रखा है। ना ही किसी को जो है वो वजीर आला हाउस जाने की इजाजत है और ना ही जो है कोई भी अपने मसले मसाइल जो है वो हल करवा सकता है। खासतौर पर वजीरों का यही गिला रहा कि उन्हें 2-2, 3-3 घंटे जो है वो एनेक्सी में कराया जाता था और उसके बाद एक पीएन आकर ये कह देता था कि वजीर आला साहब जो है वो निकल गए हैं या उनके पास टाइम नहीं है, वो मसरूफ है, तो आप जा सकते हैं। तो उनका कहना यही है कि अब जो भी वजीर आला आएगा वो अपोजिशन और नाराज अराकीन की मुशावरत के बाद ही चुना जाएगा। इनमें चंद नाम जो है ज़ेरे गौर भी थे, लेकिन उसके हवाले से भी पूछे गए सवाल पर उनका कहना था कि हम अभी फौरी तौर पर आपको नाम नहीं बता सकते, पहले हम सबसे पहले अगर मैं ये कहूँ कंक्लूडिंग, मुझे अगर मैं आखिरी कंक्लूडिंग आपसे सवाल ये करूँ कि अब जाम हुकूमत के दिन जाने की क्या हम काउंटडाउन गिनती शुरू कर दें क्या? जी बिल्कुल, जो सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं असेंबली में, उससे तो यही लग रहा है कि वज़ीर के जाने के दिन जो है आप करीब आ चुके हैं, क्योंकि जब उनका एक फिगर 38 से 40 पर पहुंच गया है तो जब 65 अराकीन की असेंबली है तो ठीक है बुशा, थैंक यू, शुक्रिया। अगर और मज़ीद डेवलपमेंट पर बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी कराची के हवाले से कि बहरहाल बड़ी ख़बर इसलिए कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में खुशी बहुत कम होती है। 4 दहाई तक उमर शरीफ जो है वो पाकिस्तानियों के दिल अपने लतीफ़ों से, अपनी बातों से जीतते रहे और फिर आखिर बहरहाल जिस तरह उनका इंतकाल हुआ वो अफसोसनाक था। अमेरिका जलाते शहर बजाते। ब्रेक पर गुफ्तगू करेंगे उमर शरीफ के बारे में, हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिर बेलवी आपको खुशामदीद कहता है और बिलाशुबा 4 दहाई तक स्टेज पर और फिल्म में और छोटी बड़ी स्क्रीनों पर, ख़ास तौर पर थिएटर पर राज करने वाले उमर शरीफ, जिनका बहरहाल इंतकाल इस तरह नहीं होना था, खासी कसम पुरसी में और फिर इलाज के लिए जिस तरह उन्हें अपीलें करनी पड़ी उनकी फैमिली को, भारत से हुकूमत को क्रेडिट जाएगा कि उन्होंने पूरे इंतजामात किए, एम्बुलेंस के लिए खती रकम उनके लिए दी गई। और आज बहरहाल कराची के शहर के लोगों ने अपने उस सपूत को जिसने अपनी कॉमेडी से सारी दुनिया को मुतासर किया, पाकिस्तान क्या हिंदुस्तान में भी वो उस स्टेज पर खड़े होकर मैं तो कहूँगा कि इंटरनेशनल फेम और हिंदुस्तान की फिल्म के बेताज बादशाह अमिताभ के बारे में भी बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे थे, और जो आमतौर पर वो इस तरह बर्दाश्त नहीं करते। इसके बाद गालिबन कुछ कहने की कुछ ताब नहीं रही है, इसलिए GTV से मुजाहिर बेलवी को इजाज़त दीजिए।